11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था कंपनी का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर पार्षद अंतर नियम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम पढ़ें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों का वर्णन किया जाता है। अंतर नियमों की विषय सामग्री और कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमारा डॉक्यूमेंट होता है पार्षद अंतर नियम, इसमें कंपनी के कुछ नियम दे जाते हैं जो कंपनी की संस्था के नियम हैं, जो कि आंतरिक प्रबंध और संचालन से संबंधित होते हैं। मतलब कंपनी के अंदर की क्रियाओं को कैसे चलाया जाएगा उसके बारे में ये नियम बनाए जाते हैं। तो पहला है सारणी अ की सीमा तक लागू होगी। सारणी फ कर लें इसकी जगह, ये टेबल एफ होगा। पहले टेबल ए होता था, अब ये टेबल एफ हो जाएगा। सारणी फ कर लें इसको, तो सारणी फ जो है कि सीमा तक लागू होगी। मतलब जो हम लोगों ने ये अगर कंपनीज एक्ट की तरफ से बना हुआ आर्टिकल्स अगर हमने अपना लिया, तो वो जो आर्टिकल है उसमें से कितने नियम जो है हमारे हम अपना रहे हैं और कितने स्वयं अपने बना रहे हैं, तो ये इसमें जो है लिखा जाएगा। दूसरा आ गया विभिन्न प्रकार के अंश और अंशधारियों के अधिकार, कि हमारी कंपनी के द्वारा कितने प्रकार के जो है शेयर्स हमारी कंपनी इशू करने जा रही है, कितने टाइप के शेयर हम इशू करेंगे और हर एक शेयर होल्डर जो है उसके क्या क्या अधिकार होंगे उसको। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ शेयर एंड देयर राइट्स। अगला है न्यूनतम अंश की बिक्री सीमा, मिनिमम शेयर्स टू बी सोल्ड, कि कम से कम कितने शेयर हमारी कंपनी जो है वो बेचेगी, ये हमारे को इसमें मेंशन कर देना है ताकि खरीदने वाला व्यक्ति देख ले कि क्या वो इतने शेयर्स इकट्ठे जो है वो क्रय कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगला है अंशों की रकम मांगने की विधि, मेथड टू कॉल द मनी ऑफ द शेयर्स। नेक्स्ट ईयर हम डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में। यहाँ पर केवल इतना ही समझते हैं कि शेयर का जो पैसा होता है वो सारा इकट्ठा नहीं मंगवाया जाता, बल्कि उसे थोड़ा थोड़ा करके हम मंगवाते हैं। तो कितना कितना पैसा करके हम मंगवाएंगे तो उसकी रकम मांगने की विधि हो गई। पाँचों पार्ट है अंशों के आवंटन की विधि, मेथड ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आवंटन का मतलब होता है बांटना या फिर इशू करना, देना, कि हमारी कंपनी अगर शेयर देगी लोगों को तो किस विधि से देगी, क्या तरीका उसका होगा। 6 पार्ट है अंशों के प्रमाण पत्र निर्गमन की विधि, मेथड टू इशू द शेयर सर्टिफिकेट, कि जब एक व्यक्ति का शेयर का पैसा पूरा आ चुका उसके बाद कंपनी जो है उसको शेयर सर्टिफिकेट देगी, तो उसके सर्टिफिकेट को देने की विधि क्या है। 7 पार्ट है अंशों को जब्त करने व निर्गमन की विधि, मेथड टू फॉरफीट एंड रीइशू द शेयर्स। इसके बारे में भी हम डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल इतना ही समझ लें कि यदि कोई शेयर होल्डर, यदि कोई व्यक्ति जिसने शेयर को ख़रीदा वो शेयर का सारा पैसा नहीं देता है, हमने उससे पैसा मंगवाया और उसने नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में हम उससे अपने शेयर्स वापस ले लेते हैं, जिसको कि अंशों को जब्त करना या फॉरफिट कहा जाता है। और उसके बाद में इन शेयर्स को कंपनी चाहे तो दोबारा किसी और व्यक्ति को बेच सकती है, और दोबारा से उस शेयर को बेचने की प्रक्रिया को रीइशू ऑफ शेयर कहा जाता है। अगला है अंशों के हस्तांतरण की विधि, मेथड टू ट्रांसफ़र शेयर, कि अगर हमारा कोई व्यक्ति जिसने शेयर खरीदा है अगर उसे शेयर अच्छा नहीं लगता और वो किसी और व्यक्ति को देना चाहता है, बेचना चाहता है, तो उसकी विधि क्या होगी। अगला है अंश पूंजी में परिवर्तन की विधि, मेथड फॉर द कन्वर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, यदि शेयर कैपिटल को हम चेंज करना चाहते हैं, हमारे पास कोई शेयर है उसकी जगह हम दूसरा शेयर लेना चाहते हैं या फिर पुराने शेयर की जगह नया शेयर लेना चाहते हैं, तो उसका क्या मेथड होगा। 10 पॉइंट है प्रारंभिक अनुबंधों की पुष्टिकरण की विधि, मेथड फॉर अप्रूवल ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट्स। प्रारंभिक अनुबंध या प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट्स का मतलब होता है जब कंपनी को बनाया गया था उस टाइम पर प्रमोटर्स, प्रवर्तक जो थे वो कंपनी को बनाते हैं, तो ये प्रवर्तक जो थे उन्होंने कुछ एग्रीमेंट या समझौते किए थे कुछ कंपनियों के साथ कि हम आपको इतना सामान बेचेंगे, इतना प्रॉफिट देंगे इत्यादि। अब जब वास्तव में कंपनी के मालिक आ जाते हैं तो फिर वो देखते हैं कि ये जो एग्रीमेंट अनुबंध किए गए क्या उनको मंजूर है या नहीं है, तो फाइनल डिसीजन जो होगा मालिकों का होगा, तो उसे ही कहा जाता है अनुबंधों की पुष्टिकरण या फिर अप्रूवल ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट। अगला है ऋण लेने के अधिकार और विधियाँ, राइट एंड मेथड्स ऑफ टेकिंग लोन, किसको ये अधिकार होगा हमारी कंपनी में कि वो संस्था के लिए ऋण ले और उसके लिए मेथड्स या विधियाँ कौन कौन सी होंगी। अगला है अभिभावकों को कमीशन की भुगतान की विधि, अंडर राइटर्स मेथड ऑफ द पेमेंट टू द अंडर राइटिंग कमीशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अंडर राइटिंग कमीशन
कमीशन के लिए कि अगर हमारे शेयर कम बिक रहे होते हैं तो फिर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है उसके अमाउंट को पूरा करने के लिए अंडर राइटर की हम मदद लेते हैं और उसके बदले में उसको कुछ कमीशन दी जाती है। तो कमीशन जो हम देंगे किस तरीके से देंगे, क्या उसको कैश देंगे, क्या उसको चेक देंगे, क्या उसको शेयर दिए जाएंगे इत्यादि। 13 पॉइंट है सभाओं की विधि, मेथड्स ऑफ द मीटिंग्स। हमारी कंपनी की मीटिंग कब कब होंगी, किस मेथड से लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, सदस्यों को सूचना देने की विधि, मेथड्स टू इन्फॉर्म देयर मेंबर्स। कोई भी कंपनी यदि कोई मीटिंग कर रही है या कोई और इन्फॉर्मेशन देने जा रही है तो हम किस तरीके से, किस मेथड के द्वारा अपने मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे। अगला है प्रस्तावों की विधि, मेथड ऑफ रेजोल्यूशंस। कोई इम्पोर्टेंट फैसला यदि कंपनी के द्वारा लिया जा रहा है मीटिंग में तो उसका मेथड क्या होगा, कितने व्यक्तियों के होने पर जो है मीटिंग सही मानी जाएगी, कितने लोगों के वोट उसकी तरफ पड़ने चाहिए तब वो फैसला माना जाएगा इत्यादि। अगला है लाभांश की घोषणा और भुगतान विधि, डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड एंड द पेमेंट मेथड। लाभांश वो हिस्सा होता है लाभ का जो कि वर्ष के अंत में जब कंपनी पूरा देखती है कि कितना लाभ हमारे को हुआ और वो लाभ सभी मालिकों में बराबर बांट दिया जाता है तो प्रत्येक मालिक को लाभ का जो हिस्सा दिया जाता है उसे लाभांश कहा जाता है। कंपनी वर्ष के अंत में ये डिक्लेयर करती है, घोषणा करती है कितना लाभांश हम दे रहे हैं, आप सभी आएँ और ले जाएं। तो लाभांश डिक्लेयर कैसे होगा और उसकी भुगतान की विधि, मतलब कैसे हम लाभांश जो है वो देंगे। अगला हमारे को दिए गए सदस्यों के मताधिकार, वोटिंग राइट ऑफ द मेंबर्स। हमारे जो सदस्य हैं उनको इम्पोर्टेंट फैसला लेते समय क्या वोट देने का अधिकार होगा। जब फैसला लिया जाता है तो कुछ व्यक्ति कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, दूसरे कहते हैं नहीं होना चाहिए, तब उसमें वोट डलवाए जाते हैं तो किन सदस्यों को वोट देने का अधिकार है और किन को नहीं। 18 पॉइंट है लेखा पुस्तकों के लिखने की विधि, मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने की विधि कौन सी है, अकाउंट्स की किताबों को लिखने का मेथड हमारी कंपनी में कौन सा अडॉप्ट किया जाएगा। 19 पॉइंट है अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा उनका पारिश्रमिक, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड देयर रेम्युनरेशन। अंकेक्षक के ऑडिटर्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये वो व्यक्ति होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि हमारी कंपनी के फाइनल अकाउंट को ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं। इनकी ऑडिट करने के बाद ही हमारे फाइनल अकाउंट जो है वो सही माने जाते हैं। तो हमें ऑडिटर को नियुक्त करना होता है कि आप हमारी कंपनी के अकाउंट को ऑडिट करेंगे और उनका पारिश्रमिक, उनको कितनी तनख्वाह दी जाएगी ये भी हम डिसाइड करेंगे। संचालकों की संख्या, उनकी नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य, योग्यता, अनुसार पारिश्रमिक, अपॉइंटमेंट राइट्स, ड्यूटीज़, क्वालिफाइंग शेयर्स, रेम्युनरेशन एंड द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। संचालक या डायरेक्टर हमारी कंपनी में कितने होंगे, उनको नियुक्त करने की विधि क्या होगी, उनको क्या अधिकार दिए जाएंगे, उनके क्या कर्तव्य, क्या ड्यूटीज़ होंगी। योग्यता अंश, मतलब एक डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम कितने शेयर उसको खरीदने आवश्यक है और उसको कितना पारिश्रमिक, मतलब तनख्वाह दी जाएगी। अगला है सार मुद्रा के प्रयोग संबंधी नियम, कि हमारी कंपनी की जो सार मुद्रा है, कॉमन सील है, स्टैंप है, उसका प्रयोग कौन व्यक्ति कर सकेगा, उसके क्या नियम होंगे। अगला है कंपनी के समापन की विशेष व्यवस्थाएं, प्रोविजंस फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, की स्थितियों में कंपनी जो है वो समाप्त हो पाएगी। अगला है उन अधिकारों का विवरण जिन्हें की कंपनी अंतर्नियम में व्यवस्था होने पर कंपनी प्रयोग कर सकती है। डिटेल ऑफ द राइट्स विद द कंपनी कैन यूज़ विद द आर्टिकल्स परमिट, कौन कौन से अधिकार ऐसे हैं जो कि अंतर्नियम हमारे को देता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है डिफरेंस। डिफरेंस हम करने जा रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर्नियम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस हम करें जल्दी से इसको। तो पहला डिफरेंस का पॉइंट हमारा है विषय सामग्री या फिर कंटेंट्स, मतलब इसमें क्या दिया जाता है। तो पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 सेज इट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स एंड द अथॉरिटीज़ ऑफ द कंपनी। ये बताता है कि कंपनी क्या उद्देश्य हैं और कंपनी के क्या अधिकार हैं, क्या वो कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। परिभाषित करना मतलब एक्सप्लेन करना, बताना। आर्टिकल्स हमारे को क्या बताता है, मतलब पार्षद अंतर्नियम की हम बात करें तो इस सीमा नियम में जो उद्देश्य बताए गए, जो अधिकार बताए गए, उनको लागू करने के लिए नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को ये एक्सप्लेन करता है आर्टिकल्स। सो सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 आर्टिकल्स गिव्स द रूल्स फ्रेम टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्ट्स एंड द अथॉरिटीज़ ऑफ मेमोरेंडम। सेकेंड पॉइंट है सीमा या लिमिटेशंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ये कंपनी के अधिनियम के अधीन होता है।
कंपनीज एक्ट जो हमारा है, कंपनी अधिनियम जो है, उसके जो नियम है उनके अंडर ही मेमोरेंडम बनाया जाता है, उसके बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। इट्स अंडर कंपनी एक्ट। मतलब जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है तो ये पार्षद सीमा नियम के अनुसार भी बनाया जाता है और कंपनी अधिनियम दोनों के अधीन होता है। इट्स अंडर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी एक्ट बोथ। थर्ड पॉइंट है शासित होना या गवर्न बाय। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अभी हमने डिस्कस किया, ये अंतर्नियम से शासित नहीं होता, मतलब अंतर्नियम इसको नहीं बताएगा कि आपने क्या करना है। इट्स नॉट गवर्न बाय द आर्टिकल्स, जबकि आर्टिकल्स को पार्षद सीमा नियम बताता है कि आपको कैसे काम करना है, इसलिए इट्स गवर्न बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये पार्षद सीमा नियम द्वारा शासित होता है। फोर्थ पॉइंट है प्रमुख या सहायक, मेन एंड सब्सिडरी। जो पार्षद सीमा नियम होता है ये कंपनी का मुख्य प्रलेख होता है, इट्स एन मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, जबकि पार्षद अंतर्नियम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये एक सहायक प्रलेख होता है, इट्स ए सब्सिडरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, जो कि मेमोरेंडम की हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। सिक्स पॉइंट है बनाने की आवश्यकता है, नेसेसिटी ऑफ द फाइलिंग। कंपनी जब रजिस्टर करवाई जाती है तो इसको बनाना बहुत ही आवश्यक होता है, इसके बिना कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकती। इट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड कंपल्सरी। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की हम बात करें तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी, सीमित दायित्व वाली कंपनी जो होती है उसको बनाना आवश्यक नहीं होता। यदि हम अपना आर्टिकल्स नहीं बनाते तो सारणी अफवाह जो होती है उसे हम अपना सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर द कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स, इन दैट केस इट कैन यूज टेबल एफ एज इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सेवंथ पॉइंट है वैधानिक अधिकार, लीगल राइट। प्रत्येक व्यवहार से पूर्व पार्षद सीमा नियम का अध्ययन किया करना आवश्यक होता है किसी भी बाहरी व्यक्ति को। पार्षद सीमा नियम में वर्णित अधिकारों से बाहर यदि कोई कंपनी अनुबंध करती है, कोई व्यक्ति अनुबंध करता है तो न्यायालय में जाकर भी उसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। बिफोर एनी कॉन्टैक्ट विद द कंपनी द पर्सन मस्ट गो थ्रू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एनी एग्रीमेंट विच इज आउटसाइड द मेमोरेंडम कांट बी स्यूड इन द कोर्ट। मतलब अगर कोई व्यक्ति कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट करना चाहता है तो उसे आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम जो है उसका अध्ययन करना आवश्यक है। पहले वो मेमोरेंडम को पढ़े और फिर ये देखे कि क्या कानून उसे वो कार्य करने की आज्ञा देता भी है या नहीं देता। अगर कोई ऐसे कार्य का एग्रीमेंट हमने कंपनी से कर लिया जो कि मेमोरेंडम में जिसका वर्णन नहीं है तो फिर हम कोर्ट में जाकर भी कंपनी को बाध्य नहीं कर सकते उस कार्य को पूरा करने के लिए। जबकि आर्टिकल्स की हम बात करें तो उसके लिए जब कोई व्यक्ति हमारी कंपनी से एग्रीमेंट कर रहा है तो उसे भी आर्टिकल्स को पढ़ना आवश्यक है, परंतु यदि फिर भी व्यक्ति ये कंपनी उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं करती तो हम कंपनी को कोर्ट में जाकर बाध्य कर सकते हैं कार्य को पूरा करने के लिए। परंतु कंडीशन यही है कि जो व्यक्ति जो अनुबंध कर रहा था उसको इस बात का ज्ञान नहीं था एग्रीमेंट के टाइम पर ये कंपनी को ये कार्य करने का अधिकार नहीं दिया गया। आठवां पॉइंट है स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन। हमारा जो पार्षद सीमा नियम होता है, मेमोरेंडम होता है, ये अंतर नियमों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, जबकि अंतर नियम मेमोरेंडम को ज़्यादा डिटेल में बताते हैं। तो ये अंतर नियमों का स्पष्टीकरण नहीं करता, डजेंट एक्सप्लेन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जबकि आर्टिकल्स की हम बात करें ये सीमा नियमों का स्पष्टीकरण करता है, एक्सप्लेन्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाइन्थ पॉइंट हमारा है संबंध या फिर रिलेशनशिप। जो हमारा पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये कंपनी और बाहर वाले लोगों के बीच में संबंध स्थापित करता है। इट एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर्स। जबकि जो पार्षद अंतर नियम होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये अंशधारी व अधिकारियों के बीच संबंध स्थापित करता है। इट एस्टेब्लिशेस रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड ओनर। यह अंशधारी व अधिकारियों के बीच संबंध स्थापित करता है। कंपनी के अंदर ही जो शेयर होल्डर हैं ये कंपनी के मालिक होंगे, अधिकारी हमारे मैनेजर डायरेक्टर हो गए, कर्मचारी हो गए, ये आपस में कैसे व्यवहार करेंगे, इनके क्या नियम है ये हमें बताया जाता है। 10th पॉइंट हमारा है आधारभूत शक्ति, बेसिक पावर्स। पार्षद सीमा नियम आधारभूत शक्तियाँ कंपनी को प्रदान करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड द बेसिक पावर टू द कंपनी। यहाँ पर दिया जाता है कि कंपनी को क्या अधिकार हैं और क्या नहीं है। जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम जो है ये संस्था के नियमों और निर्देशों का स्पष्टीकरण करते हैं। दे एक्सप्लेन द रूल्स एंड डायरेक्शन रिलेटेड टू द कंपनी।
नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है वो है प्रविवरण या प्रोस्पेक्टस। हमने पढ़ा 3 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस या प्रविवरण क्या चीज़ होती है? साधारण सी भाषा में यदि हम ये समझना चाहें कि जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो कंपनी क्या करती है, पूंजी इकट्ठी करने के लिए कंपनी लोगों को शेयर बेचती है और उससे पैसा इकट्ठा करती है। कंपनी को उधार लेना है तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर ऋण पत्र बेचती है और उससे पैसा इकट्ठा करती है। परंतु लोगों को बेचा कैसे जाए? पहली चीज़ तो यह लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारी कंपनी शेयर बेचने जा रही है, डिबेंचर बेचने जा रही है, इतने रुपए का बेच रही है, हमारी कंपनी ऐसी है, इस प्रकार से काम कर रही है, यहाँ पर हम पैसा लगाते हैं, इतना लाभ हमारे को हो रहा है। लोग यदि संतुष्ट हो जाएंगे तभी तो वो पैसा लगाएंगे। तो लोगों को सूचना देने के लिए जो भी तरीका हम अपनाते हैं, चाहे अखबार में विज्ञापन दें, मैगज़ीन में विज्ञापन दें, टीवी में विज्ञापन दें, कुछ भी करें, वो सभी विधियां जो हैं वही प्रोस्पेक्टस या प्रविवरण कहलाते हैं। एक कंपनी की स्थापना जब होती है, उसका रजिस्ट्रेशन जब होता है, इनकॉर्पोरेशन समामेलन जब होता है, पंजीकरण होता है, उस टाइम पर उसके जस्ट बाद काम शुरू करना है और काम शुरू करने के लिए उसको पूंजी चाहिए। और पूंजी जो चाहिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, शेयर बेचने होंगे। तो शेयर जो है बेचने के लिए लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारी कंपनी शेयर बेचने जा रही है, और जिस माध्यम से हम लोगों को सूचना देते हैं वो प्रविवरण या प्रोस्पेक्टस कहलाता है। निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी जो होती हैं वो तो अपने प्रवर्तक या प्रमोटर्स के द्वारा, संचालक जो डायरेक्टर होते हैं, सबसे बड़े अधिकारी, उनके द्वारा या उनके रिश्तेदारों से ही पैसा इकट्ठा कर लेती है। इसलिए उनको लोगों को प्रोस्पेक्टस जारी करने की आवश्यकता नहीं होती, लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं कि आप आओ और पैसा लगाओ। पर जो हमारी सार्वजनिक कंपनी होती है, जिसको कि पब्लिक कंपनी बोला जाता है, वो जनता को आमंत्रित करती है, इनवाइट करती है कि आप आएँ और हमारी कंपनी में पैसा लगाएं। इसलिए निजी कंपनी को तो प्रोस्पेक्टस जारी करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु सार्वजनिक कंपनी को जनता को आमंत्रित करना होता है कि आप हमारी कंपनी के शेयर को खरीदें, और उन्हें आकर्षित करना होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक या सब हेडिंग हमारा आ जाएगा प्रविवरण के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। अब ये प्रोस्पेक्टस या प्रविवरण जो जारी किया जाता है तो किस उद्देश्य से, इसके सामने क्या उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव होता है? तो फर्स्ट है अंश व ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करना, इन्वाइटिंग पब्लिक टू परचेज द शेयर एंड डिबेंचर्स। अभी हमने पढ़ा कि शेयर या डिबेंचर जब कंपनी बेचती है, शेयर मतलब पूंजी इकट्ठी करना, डिबेंचर का मतलब उधार लेना। कुल मिलाकर दोनों ही तरीके से हमने पैसा लोगों से लेना है, तो लोगों को बताना पड़ेगा, उन्हें सूचित करना पड़ेगा, आमंत्रित करना पड़ेगा। तो उन्हें खरीदने के लिए आमंत्रित जब किया जाता है तो प्रोस्पेक्टस। सेकंड है जिन शर्तों पर जनता को हम अंश या ऋण पत्र बेचते हैं उनका विवरण देना, एक्सप्लेन दैट द कंडीशंस ऑन विच द शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर टू बी इशूड बाय द कंपनी आर एक्सप्लेन्ड बाय द मीडिया ऑफ प्रोस्पेक्टस। किन शर्तों पर हमारी कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस शेयर्स और डिबेंचर बेचने जा रही है, वो सारी शर्तों का वर्णन हम प्रोस्पेक्टस में करते हैं। थर्ड पॉइंट है ये घोषणा करना कि प्रविवरण में वर्णित बातों के लिए, उसकी शुद्धता के लिए संचालक गण जो है वो उत्तरदायी है। डिक्लेरेशन दैट द डायरेक्टर्स आर लायबल फॉर द ट्रूथफुलनेस एंड द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, तो इसमें हम ये भी चीज़ का भी वर्णन करते हैं कि जो भी कुछ प्रोस्पेक्टस में लिखा गया उसकी सत्यता के लिए डायरेक्टर्स पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं। अगर उसमें कुछ भी गलत होगा तो उसके लिए डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे।